नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने देखा था कॉलन क्लासिफिकेशन के जो फर्स्ट एडिशन है और सेकंड एडिशन है उसके बारे में हमने देखा था। उसमें देखा था कि जो ग्रीक अक्षर डेल्टा है उसका प्रयोग सेकंड एडिशन में किया गया था और फर्स्ट एडिशन से ही कॉलन का प्रयोग किया गया था। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, कॉलन। मतलब कि सभी वर्गों को, सभी पक्षों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था कोलन का। तो इसी कारण इस पद्धति का नाम है कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा है। ठीक है, इसके बाद जो है हम आज चर्चा करते हैं फर्स्ट और सेकंड एडिशन के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो आज चर्चा करेंगे थर्ड एडिशन के बारे में। किसके बारे में? थर्ड एडिशन के बारे में बात करते हैं। जो इसका तृतीय संस्करण है, तृतीय संस्करण है वो आया था, कब आया था तृतीय संस्करण? तृतीय संस्करण आया था 1950 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर रंगनाथन जी ने प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए एक फेसेट फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए पहला काम तो क्या किया उन्होंने, प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए क्या दिया? फेसेट फॉर्मूला दिया। ठीक है, फॉर्मूला दिया। मतलब फेसेट फॉर्मूला से मतलब है कि जो प्रत्येक मेन क्लास होती है, जैसे आप कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन खोलोगे तो 6 रीप्रिंट यूज होता है 1963 वाला। वो ओपन करते ही मतलब कि ए से जेड तक जो पहले तो नियम आएंगे, फिर उसके बाद के अंदर ए से जेड तक मेन क्लासेस आएंगी। तो सबसे जो मेन क्लास होगी, जैसे मान लो जे एग्रीकल्चर मेन क्लास है तो जे मिलेगा, फिर उसके नीचे एग्रीकल्चर मिलेगा, उसके नीचे उसका एक फेसेट फॉर्मूला मिलेगा। फेसेट फॉर्मूला का मतलब है, जैसे मान लो जे है, जे के बाद के अंदर अगर उसमें पी पक्ष है तो पी मिलेगा, पी के बाद में जैसे मान लो ओ लिटरेचर होता है, ओ लिटरेचर। ठीक है, ओ के अंदर P1 मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में P2 मिलता है। ठीक है, फिर P3 मिलता है और फिर मिलता है P4 मिलता है। ठीक है, इनके अंदर ऐसे डबल कोमा, इन जो P2 और P3 है ना उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, बाकी P1 और P4 के मध्य को कोमा होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में देखो बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि ओ लिटरेचर का है जो फेसेट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रत्येक मेन क्लासेस के अलग अलग फेसेट फॉर्मूले हैं, सभी के याद करने नहीं है आपको। जनरली जो पूछे जाते हैं सामान्यतः ओ लिटरेचर का ही पूछा जाता है, और एक होता है लाइब्रेरी साइंस का, उसके अंदर भी P1 P2 P3 P4 तक चलता है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ओ लिटरेचर का है ये तो स्पेशल ध्यान रखना ही है कि इसमें कैसे क्या फेसेट फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा रंगनाथन जी ने है प्रत्येक वर्ग के लिए फेसेट फॉर्मूला दिया। दूसरा दिया इष्ट भाषा व साहित्य, इष्ट भाषा व साहित्य के लिए हाइपन का यूज किया। किसका यूज किया? हाइपन का यूज। देखो कई जगह आपको हाइपन भी मिलेगा, जिसको बोलते हैं डैश बोलते हैं ना, डैश। तो ये वाला चिन्ह होता है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, डैश। तो मतलब कि देखो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाइपन का यूज कौन से संस्करण में हुआ, तो कौन से हुआ? थर्ड एडिशन में। कौन से में? थर्ड एडिशन में। हाइपन का यूज थर्ड एडिशन में किसके लिए किया गया? तो वो किया गया था इष्ट भाषा और लिटरेचर। देखो इष्ट भाषा क्या था? फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, इष्ट भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेट। जिस प्रकार से फेवरेट कंट्री नहीं होता कि जैसे मदर कंट्री है, फेवरेट कंट्री है। मदर कंट्री का मतलब जिसके अंदर हमारा पुस्तकालय वो क्या हो गया हमारे लिए? मदर कंट्री हो गया। फेवरेट कंट्री की बात करें तो जैसे मान लो हमारा जो देश है जिसके अंदर पुस्तकालय है, तो उस पुस्तकालय का मतलब कि उस देश का जो सर्वाधिक साहित्य जिस दूसरे देश के पुस्तकालय में मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा? फेवरेट कंट्री होगा। ठीक है, जैसे हमारे लिए फेवरेट कंट्री है वो सामान्यतः जो है ब्रिटेन होगा, वो हमारे लिए सामान्यतः फेवरेट कंट्री होगा। वर्तमान में अमेरिका भी हो सकता है। खैर वो जो भी टाइटल होगा उसमें दिया हुआ होता है, वैसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर समथिंग 200 वर्षों तक राज किया था। इसलिए हमारा जो अधिकांश साहित्य आज भी ब्रिटेन के पुस्तकालय में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसलिए हमारे लिए फेवरेट कंट्री ब्रिटेन होगा, और वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से अमेरिका भी हमारे लिए क्या है? फेवरेट कंट्री है। ठीक है, इष्ट भाषा मतलब कि इन फेवरेट कंट्री में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना वो क्या हो जाती है? उसकी इष्ट भाषा हो जाएगी, मतलब फेवरेट लैंग्वेज। फेवरेट कंट्री में यूज की जाने वाली भाषा फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, और फेवरेट लैंग्वेज में साहित्य के लिए हाइपन का यूज किया गया थर्ड एडिशन में। ठीक है, इसके बाद आता है
विशेषता की श्रृंखला के स्थान पर, विशेषता की श्रृंखला के स्थान पर पक्षों की अवधारणा दी गई। विशेषता की श्रृंखला के स्थान पर पक्षों की क्या दी गई, अवधारणा दी गई। ठीक है, विशेषता की जो श्रृंखला है उसके स्थान पर पक्षों की अवधारणा दी गई। देखो पहला है फेसेट फॉर्मूला है, फेसेट फॉर्मूला दिया गया। फिर दूसरा है हाइफन का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर तीसरा है जो विशेषता की श्रृंखला के स्थान पर पक्षों की अवधारणा दी गई। और चौथा है गहन अनुसूची की योजना अवमूल्यन पर बनाई गई। ठीक है, अवमूल्यन पर बनाई गई। ठीक है, देखो जो थर्ड एडिशन है उसके अंदर ये 4 काम किए गए। प्रत्येक मेन क्लास के लिए अलग अलग फेसेट फॉर्मूला दिया गया, हाइपन का प्रयोग किया गया और विशेषता की श्रृंखला के स्थान पर पक्षों की अवधारणा। देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि पक्षों की अवधारणा है वो कौन से एडिशन में, तो थर्ड एडिशन के अंदर। और पक्ष फिर इसके बाद में आता है गहन अनुसूची की योजना है जो अवमूल्यन पर बनाई गई, तो वो कौन से एडिशन के अंदर बनाई गई, तो थर्ड एडिशन। तो गहन अनुसूची का मतलब है कि वर्गीकरण को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर बनाने के लिए अनुसूची का जो है शेड्यूल का जो निर्माण है वो गहन व सूक्ष्म तरीके से करना पड़ता है, तो वही क्या होता है, गहन अनुसूची। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ एडिशन की। बात करते हैं फोर्थ एडिशन की। देखो जो चतुर्थ संस्करण है इसका, चतुर्थ संस्करण है वो कब आया था, 1952 के अंदर आया था। ठीक है, फोर्थ एडिशन कब आया था इसका, 1952 के अंदर आया था। इसके अंदर बहुत सारे कोलन क्लासिफिकेशन में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना हमें। देखो पहला तो है कि प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहला है प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए, प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए, प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए अलग अलग चिन्ह। ठीक है, अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया। देखो प्रत्येक मूलभूत श्रेणी की अवधारणा कौन से एडिशन में दी गई, तो द्वितीय जो संस्करण था इसके अंदर पीएमईएसटी की अवधारणा दी गई। तो अवधारणा के समय इसको किस चिन्ह से जोड़ा गया था, कोलन चिन्ह से, केवल और केवल मात्र कोलन चिन्ह का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो फोर्थ एडिशन है उसमें प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए क्या किया गया, अलग अलग चिन्हों का प्रावधान किया गया। अब जो 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी, पी, एम, ई, एस और टी। ठीक है, इन 5 श्रेणियों के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया। देखो पी के लिए तो किसका प्रयोग किया गया, कॉमा का। ठीक है, जो कॉमा होता है, देखो ऐसा चिन्ह होता है कॉमा का, तो कॉमा का प्रयोग किया गया पी। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी। ठीक है, मेटर के लिए किया गया सेमीकोलन का। ठीक है, सेमीकोलन का प्रयोग किया गया। सेमीकोलन का चिन्ह कैसा होता है, ठीक है, डॉट और कॉमा। ठीक है, ये होता है सेमीकोलन का चिन्ह। फिर एनर्जी, ई का मतलब होता है एनर्जी पक्ष। एनर्जी के लिए किया गया कोलन। कौन सा चिन्ह का उपयोग किया गया, कोलन का उपयोग किया गया। कोलन देखो ये कौन सा चिन्ह है, ये कोलन का चिन्ह है। स्पेस और टी, देखो स्पेस के लिए और टाइम के लिए दोनों के लिए डॉट का जो है चिन्ह का प्रयोग किया गया, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया। देखो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुट होता है कि प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया, तो वो कौन से संस्करण में किया गया था, फोर्थ एडिशन के अंदर। ठीक है, और फिर जो ये डॉट है वर्तमान में जो देखो जो ये टी है, टी के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है। लेकिन जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज का जो प्रावधान है वो 6 जो रीप्रिंट 1963 वाला एडिशन है उसके अंदर किया गया था।
तो जब 6 रीप्रिंट फटेंगे तो विस्तार से इसके बारे में बता देंगे। लेकिन जो 4th एडिशन है उसके अंदर एस और टी दोनों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया था? डॉट का। और ये जो टी वाला है 1963 रीप्रिंट वाला, ये अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि टी पक्ष के लिए 4th एडिशन में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया। क्योंकि वर्तमान में क्या है कि इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है, तो वहां पर स्टूडेंट अधिकांश क्या कर देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, गलत है। 4th एडिशन में जो टाइम पक्ष है उसके लिए डॉट का प्रयोग हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रीक अक्षर हैं, जो ग्रीक अक्षर हैं, ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। अब देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। पहला तो ये कि कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रीक जो अक्षर हैं उनका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो सर्वप्रथम, अगर देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात आए तो आपको करना है कोलन क्लासिफिकेशन का 2nd एडिशन, क्योंकि 2nd एडिशन के अंदर ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक ग्रीक अक्षरों का, मतलब एक तो होता है सर्वप्रथम तो 2nd एडिशन, और सर्वाधिक, अगर सर्वप्रथम की जगह है सर्वाधिक ग्रीक अक्षरों का प्रयोग तो वो आ जाएगा 4th एडिशन में, ठीक है। गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ग्रीक अक्षरों का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक कौन से एडिशन में किया गया था, 4th एडिशन में। तो ये जो कौन से जो ग्रीक अक्षर हैं उनका प्रयोग किया गया था, देखो ग्रीक अक्षरों में जैसे बीटा है, गामा है, म्यू है, न्यू है, और सिग्मा है, डेल्टा है, लेमडा है, और जैसे एक होता है अग्रमुखी और पश्चिममुखी। कौन सा चिन्ह होता है, अग्रमुखी, और एक होता है पश्चिममुखी, ठीक है। देखो अग्रमुखी और पश्चिममुखी जो चिन्ह है उनका प्रयोग भी, मतलब उनका जो क्वेश्चन है वो भी अधिकांश एग्जाम में आ चुका है। देखो अग्रमुखी का तो ये चिन्ह इधर होता है और पश्चिममुखी का होता है वो इधर का होता है, ठीक है। लेकिन जो इनका क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा यही आता है कि अग्रमुखी जो है उसका प्रयोग किसके लिए, तो इसका प्रयोग किया जाता है भविष्य के समय के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में सीधा सीधा वहां पर ऑप्शन होता है कि अग्रमुखी का प्रयोग होता है भविष्य के लिए और पश्चिममुखी का प्रयोग किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए, ठीक है। वहां पर एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आपको किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, केवल यही मिलेगा कि अग्रमुखी का प्रयोग है वो भविष्य के लिए किया जाता है और पश्चिममुखी का प्रयोग है वो भूतकाल के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं जो ग्रीक अक्षर है उनके, मतलब कि कौन, मतलब जो बीटा है, गामा है, न्यू है, सिग्मा, डेल्टा है, इनका मतलब कि कौन सा मेन क्लास था। देखो बीटा था, इसको बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं इसको, बीटा बोलते हैं। और इसको मतलब कौन से मुख्य वर्ग के लिए मतलब यूज किया गया था, तो वो किया गया था मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस। देखो बीटा का यूज किया गया मैथमेटिकल साइंस के लिए। फिर बात करते हैं गामा की, ये इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। गामा के लिए जो है वो किया गया था फिजिकल साइंस। जो गामा जो मेन क्लास है वो किसको रिप्रेजेंट करती थी उस समय, 4th एडिशन के अंदर फिजिकल साइंस को करती थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं म्यू की, किसकी बात करते हैं, म्यू की, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। म्यू को जो रिप्रेजेंट है वो कौन सी मेन क्लास करती थी, वो करती थी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है वो म्यू को रिप्रेजेंट करती थी। इसके अलावा जो न्यू है इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। न्यू को कौन सी क्लास रिप्रेजेंट करती थी, तो वो करती थी ह्यूमैनिटीज। देखो अगर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आए तो म्यू करना है और म्यू के लिए केवल ह्यूमैनिटीज है। और जो सिग्मा होता है, ऐसा होता है सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो जो सिग्मा मेन क्लास थी, सिग्मा किसे रिप्रेजेंट किया गया था, सोशल साइंस के लिए, ठीक है, सोशल साइंस के लिए, ठीक है, सिग्मा का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा देखो जो डेल्टा है, डेल्टा का प्रयोग किसके लिए किया गया था, डेल्टा का, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का प्रयोग किया गया था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइटिसिज्म, ठीक है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइटिसिज्म, ठीक है।
माइटिसिज्म, इसमें क्या होता है कि धर्मों से संबंधित जानकारियां होती हैं, जैसे मान लो कोई मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, इस प्रकार से करके जो जानकारियां होती हैं वो इस स्पिरिचुअल एंड माइटिसिज्म में होती हैं। इसके अलावा जो फोर्थ एडिशन में किया गया था वो किया गया था आवर्तन और स्तर की अवधारणा। आवर्तन और जो स्तर की अवधारणा है वो कौन से एडिशन में दी गई थी? इसी फोर्थ एडिशन। अब देखो आवर्तन क्या होता है। आवर्तन जो शब्द है वो आवर्ती से बना है। आवर्तन का मतलब होता है किसी भी पक्ष का बार बार उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आवर्तन कहलाता है। और स्तर की बात करें तो स्तर सब जानते हैं कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो होता है वो स्तर का होता है। बाकी बात है आवर्तन की। आवर्तन का मतलब होता है किसी भी पक्ष का बार बार प्रयोग ही क्या कहलाता है? आवर्तन कहलाता है। फिर इसी फोर्थ एडिशन के अंदर है जो कॉमन आइसोलेट होते हैं। जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उनके मतलब कि कॉमन आइसोलेट को दो भागों में बांटा गया था, पीसीआई एंटीरियर कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियर कॉमन आइसोलेट। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉमन आइसोलेट का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से, तो कॉमन आइसोलेट का जो प्रयोग है सर्वप्रथम वो किया गया था फर्स्ट एडिशन में। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कॉमन आइसोलेट को सर्वप्रथम सीसी के कौन से संस्करण में दो भागों में बांटा गया, मतलब दो भागों में कौन से बांटा गया? एंटीरियर कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियर कॉमन आइसोलेट। ठीक है, तो वो बांटा गया था फोर्थ एडिशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो जनरेलिया जो मुख्य वर्ग है, कौन सा वर्ग है? जनरेलिया। ठीक है, जो जनरेलिया है उसको स्मॉल रोमन से, स्मॉल जो रोमन का जो जेड होता है, स्मॉल रोमन जो जेड होता है, स्मॉल रोमन कौन सा रोमन? स्मॉल रोमन लेटर। स्मॉल रोमन लेटर मतलब जेड से किसको दर्शाया गया था? जनरेलिया को दर्शाया गया था। इस प्रकार से ये सभी कार्य हैं, जो सभी ये परिवर्तन है वो कौन से एडिशन के हैं? फोर्थ एडिशन के हैं। इससे बाहर अगर सीसी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जाएगा नहीं। देखो पहला तो यह है कि मूलभूत जो श्रेणियां हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रतिपादन किया गया। पी के लिए कोमा, एम के लिए है सेमीकोलन, ई के लिए कोलन और एस और टी स्पेस और टी के लिए डॉट का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो किया गया कि ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तो ग्रीक अक्षर की शुरुआत वो सेकंड एडिशन में की गई, लेकिन ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को बढ़ावा फोर्थ एडिशन में है। जैसे बीटा है, बीटा का प्रयोग है मैथमेटिकल साइंस, गामा, गामा का प्रयोग है वो फिजिकल साइंस के लिए किया गया। फिर म्यू है, म्यू का प्रयोग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। फिर न्यू है, न्यू का प्रयोग ह्यूमैनिटीज के लिए किया गया। गामा वो सिग्मा है, सिग्मा का प्रयोग किसके लिए किया गया? सोशल साइंस के लिए किया गया। और इसके अलावा डेल्टा है, डेल्टा का प्रयोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइटिसिज्म के लिए किया गया। और लेमडा का प्रयोग किया गया। अग्रमुखी एंड पश्चिमुखी जो चिन्ह है उनका भी प्रयोग इसी एडिशन में किया गया। तो अग्रमुखी की बात करें तो वो किसको दर्शाता है? भविष्य के समय को। देखो एग्जाम में चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, और वहां पर ऑप्शन में यही मिलेगा कि भविष्य के समय को, भविष्य को दर्शाने के लिए कोलन क्लासिफिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किसके? अग्रमुखी का, अग्रमुखी तीर का, पश्चिमुखी तीर का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर दोनों तरफ के तीर का, इस प्रकार से। तो उसमें क्या होता है? भविष्य का जो है उसके लिए अग्रमुखी का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल के लिए होता है वो पश्चिमुखी का। ठीक है, इसके बाद के अंदर आवर्तन और स्तर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था, तो वो फोर्थ एडिशन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार्ट टिक कर लेना। आवर्तन और स्तर की अवधारणा को इसने कब प्रतिपादित किया गया? फोर्थ एडिशन में। और एंटीरियर कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियर कॉमन आइसोलेट मतलब पूर्ववर्ती सामान्य एकल और पश्चिमवर्ती सामान्य एकल, इनका प्रयोग सर्वप्रथम सीसी के फोर्थ एडिशन में किया गया था। ध्यान रख लेना। कॉमन आइसोलेट की बात है तो फर्स्ट एडिशन करना है, और कॉमन आइसोलेट के दो प्रकार हैं, एसीआई एंड पीसीआई का, तो वो करना है आपको फोर्थ एडिशन। ठीक है, इसके अलावा जो जनरेलिया बिब्लियोग्राफी है उसका जो प्रयोग है उसके लिए जो जेड, जो रोमन, जो स्मॉल लेटर जेड है उसका प्रयोग इसी सीसी के फोर्थ एडिशन के अंदर किया गया। ठीक है, ये सभी जो परिवर्तन है वो सीसी के कौन से एडिशन में किए गए? फोर्थ एडिशन में। अब बात करते हैं कौन से एडिशन की? अब करते हैं फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की। ठीक
संस्करण है वो कब आया था? 5वां संस्करण आया था 1957 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं पंचम संस्करण की, ठीक है। पंचम संस्करण है वो कब आया था? 1957 के अंदर आया था, ठीक है। 5वां संस्करण कब आया था? 1957 के अंदर आया था। और इसमें है जो किन किन मतलब कि चिन्हों का प्रयोग किया गया था। पहला तो है नीटा, मतलब इनमें किन किन प्रकार के परिवर्तनों का जो है किया गया था, तो वो उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है नीटा का प्रयोग। किसका प्रयोग किया गया था? नीटा का प्रयोग किया गया था। देखो नीटा का साइन ये वाला होता है, याद रखना आपको। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मतलब कि इस साइन का भी देखकर पूछ सकता है कि नीटा, ये नीटा शब्द नहीं दे, सीधा साइन। इस बताइए कि इस चिन्ह का प्रयोग कौन से एडिशन में किया गया था? वहां पर ऑप्शन मिलेंगे आपको 4th, 5th, 6th, ठीक है। तो ये इसका जो नीटा जो है उस जो चिन्ह है उसका प्रयोग 5th एडिशन के अंदर किया गया था। और जो वर्ताकार कोष्टक है, कौन सा कोष्टक? वर्ताकार कोष्टक। वर्ताकार कोष्टक जो ये वाला जो कोष्टक होता है ये किस प्रकार का होता है? वर्ताकार कोष्टक भी बोलते हैं इसको, और गणित की भाषा में बोलते हैं छोटा कोष्टक। तो इस छोटे कोष्टक या वर्ताकार कोष्टक का प्रयोग किया गया था वो 5th एडिशन के अंदर किया गया था। इसके अलावा जो है कोष्टक अंकन की अवधारणा। किसकी अवधारणा? कोष्टक अंकन। कोष्टक अंकन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। कोष्टक अंकन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम में सीधा आ सकता है कोष्टक अंकन की अवधारणा का प्रतिपादन कौन से संस्करण में किया गया? तो कौन से में किया गया? 5th एडिशन के अंदर किया गया। नीटा और वर्ताकार कोष्टक का प्रयोग वो कौन से एडिशन में? 5th एडिशन में। अब बात करते हैं देखो वर्ताकार कोष्टक की। देखो वर्ताकार कोष्टक का इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है विषय विधि के लिए। किसके लिए किया जाता है? विषय विधि के लिए, ठीक है। विषय विधि की बात करें तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विषय विधि का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो विषय विधि का प्रयोग वो 1st एडिशन के अंदर किया गया था, ठीक है। जबकि वर्ताकार कोष्टक है इसका प्रयोग किया गया था 5th एडिशन में, ठीक है। अब वर्ताकार कोष्टक के माध्यम से विषय विधि किस प्रकार से बनाई जाती है? जैसे मान लो अगर कोई मेन क्लास है उसका नंबर बना रहे हैं हम, उसके अलावा जो दूसरा मेन क्लास है उससे अगर कोई नंबर लाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? विषय विधि का। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लो मेडिकल लाइब्रेरी का नंबर बनाना है। किसका नंबर बनाना है? मेडिकल लाइब्रेरी का, ठीक है। अब मेडिकल लाइब्रेरी देखो इसके अंदर मुख्य विषय क्या है? लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी साइंस है वो इसके अंदर मुख्य विषय है। तो लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी मेन क्लास के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन में इसका नंबर कितना होता है? इसका नंबर होता है 2 होता है, ठीक है। और जो विषय विधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 का। और कोष्टक के अंदर अगर एल लिख देंगे, एल का मतलब होता है मेडिसिन। देखो मेडिकल के लिए किसका प्रयोग होता है? एल का प्रयोग होता है। तो ये किसका मतलब नंबर बन जाएगा? मेडिकल लाइब्रेरी का, ठीक है। ध्यान रखना मेडिकल लाइब्रेरी, तो इसका यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? विषय विधि का प्रयोग हुआ, ठीक है। और जो दूसरा इसके अंदर जो परिवर्तन किया गया वो किया गया था कि 1956 के बाद भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। देखो पुनर्गठन, देखो भारत जब 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद जो 1956 में जो है 1 नवंबर 1956 को पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण कर लिया गया था। सिर्फ जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत है उनको छोड़ करके। तो इन सभी के पुनर्गठन के बाद जो है कई बड़े बड़े भूभाग थे उनके नए नाम दिए गए थे, कई के पुराने रखे गए थे। तो जिनने मतलब कि भूभागों के नए नाम दिए गए तो उन नए नामों के हिसाब से उनके नए नंबर बनाए गए, क्योंकि उनकी सीमाएं भी परिवर्तन हो चुकी थी। इस कारण जैसे मालूम राजस्थान की बात करें तो देखो राजस्थान को पहले नाम किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना। लेकिन जो सीसी के अंदर है आफ्टर, जैसे आप सीसी में ज्योग्राफिकल टेबल में जाकर के अगर नंबर ढूंढोगे तो उसमें मिलेगा आफ्टर 1956। आफ्टर 1956 का मतलब है कि 1956 से पहले उनका दूसरा नाम था, अब दूसरा नाम। तो 1956 के बाद वालों में जैसे मान लो आपको राजस्थान है, तो राजस्थान को जो पहले है वो किस नाम से जाना जाता था? वो नाम को जाना जाता था राजपूताना से। किससे जाना जाता था? राजपूताना। लेकिन अगर आपको राजपूताना का नंबर देखना है तो वो मिलेगा आपको बिफोर 1956, मतलब 1956 से पहले जाना पड़ेगा आपको। तो वहां पर इसका जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 4482, ठीक है। अगर आपको राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान के नंबर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा आफ्टर 1956 में, ज्योग्राफिकल टेबल में जाओ, वहां पर आफ्टर 1956 में जाओ, आफ्टर 1956 में जाकर के राजस्थान का नंबर ढूंढो तो वो कितना मिलेगा 4437। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान का नंबर होता है, ये राजपूताना का नंबर, क्योंकि राजपूताना के अंदर पहले मतलब कि गुजरात की भी कुछ रियासतें शामिल थी, कुछ एमपी की, कुछ यूपी की, इस कारण से ये राजपूताना का जो नंबर है वो अलग बनेगा और राजस्थान का अलग बनेगा। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा परिवर्तन है वो किया गया था फेज रिलेशन का। ठीक है, फेज रिलेशन का, देखो फेज रिलेशन का मतलब होता है दशा संबंध। ठीक है, क्या होता है फेज रिलेशन का मतलब होता है दशा संबंध। तो दशा संबंधों की बात करें तो देखो दशा संबंधों का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था फर्स्ट एडिशन के अंदर। एग्जाम में देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि दशा संबंधों का प्रयोग वो कब किया गया था, तो वो किया गया था प्रथम एडिशन के अंदर। लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि दशा संबंधों का विस्तार से वर्णन कौन से संस्करण में किया गया था, तो वो कौन से संस्करण में किया गया था, वो किया गया था फिफ्थ एडिशन के अंदर। दशा संबंधों के जो 3 स्तरों पर बांटा गया था फिफ्थ एडिशन के अंदर, दशा संबंधों को 3 स्तरों पर बांटा गया था। कौन कौन से स्तर थे? पहला तो था अंतः विषय दशा संबंध। ठीक है, अंतः विषय दशा संबंध। दूसरा था अंतः पक्ष। ठीक है, अंतः पक्ष दशा संबंध। और तीसरा एडिशन था तीसरा जो स्तर था वो था अंतः पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, अंतः पंक्ति। इस प्रकार से देखो ये क्या है, दशा संबंधों के स्तर है। ठीक है, प्रकार नहीं है। दशा संबंधों के जो स्तर 3 स्तरों में बांटा गया था तथा 5 प्रकारों में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना है। एक अगर दशा संबंधों के स्तरों की बात करें तो 3 स्तर है, अंतः विषय दशा संबंध, अंतः पक्ष दशा संबंध और अंतः पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, अब बात करें 5 प्रकार कौन कौन से हैं। देखो दशा संबंधों के 5 प्रकार हैं, वो है अब बात करते हैं 5 प्रकार में। ठीक है, तो 5 प्रकारों के अंदर देखो पहला तो आता है जनरल। ठीक है, जनरल का मतलब होता है सामान्य। ठीक है, दूसरा आता है बायास, तीसरा आता है कंपैरिजन। ठीक है, तीसरा कंपैरिजन, चौथा आता है डिफरेंस और 5वां आता है इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस। देखो जनरल का होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, बायास का मतलब होता है झुकाव दशा संबंध। क्या होता है? झुकाव दशा संबंध। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना दशा संबंध। और ये जो डिफरेंस वाला होता है इसका होता है भेद दशा संबंध। ठीक है, और इस जो इन्फ्लुएंसिंग होता है इसका होता है प्रभाव दशा संबंध। क्या होता है? प्रभाव दशा संबंध। देखो इन दशा संबंधों के बारे में जो एक क्लास है हम पूरी अलग से लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इनकी क्लास हम अलग से ले लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि दशा संबंधों की जो विस्तार से चर्चा की गई थी वो कौन से संस्करण में की गई थी, तो वो की गई थी 5th एडिशन में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।